आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए इस समय में लगभग 2500 साल पीछे चलते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का वो रोमांचक दौर जब भारत की भूमि पर एक बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव हो रहा था। छोटे छोटे कबीले विशाल साम्राज्यों का आकार ले रहे थे। आज के इस विश्लेषण में हम 16 महाजनपदों का इतिहास, जन से महाजनपद बनने की पूरी प्रक्रिया, इन सभी राज्यों की राजधानियां और विशेषकर शक्तिशाली मगध साम्राज्य के उदय की कहानी को गहराई से समझेंगे। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमारी आज की चर्चा कुछ इस क्रम में आगे बढ़ेगी। जन से महाजनपद का विकास, हमारे ऐतिहासिक स्रोत, इन 16 महाजनपदों का विस्तार, उस समय की राजतंत्र और गणतंत्र व्यवस्थाएं और अंत में मगध का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जन से महाजनपद तक का ये सामाजिक विकास कैसे हुआ। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जंगलों और कबीलों में रहने वाले लोग अचानक से भारत के उन विशाल साम्राज्यों के निर्माता बन कैसे गए? विकास का वो सटीक क्रम क्या था जिसने इस बदलाव को मुमकिन बनाया? जन से महाजनपद बनने की ये जो प्रक्रिया है, ये सच में कमाल की है। देखिए, समाज की सबसे बुनियादी इकाई थी कुल, यानी एक परिवार। जब कई परिवार मिले तो बना ग्राम या गांव। इन ग्रामों के समूह से बने विश्व और विश्वों को मिलाकर बने जन, यानी जनजातियां। छठी सदी ईसा पूर्व में जब लोहे की खोज हुई तो कृषि में एकदम से बूम आ गया। इसी सरप्लस ने इन जन को अपनी सीमाएं बढ़ाने का मौका दिया, जिससे वो जनपद कहलाए, और यही जनपद आगे चलकर और भी विशाल होकर महाजनपद बन गए। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, ऐतिहासिक स्रोत। आखिर हमें इन सब चीजों के बारे में इतने विश्वास के साथ पता कहां से चलता है? तो बात ऐसी है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व के इस इतिहास का जिक्र मुख्य रूप से दो महान प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। पहला है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। मजेदार बात यह है कि हालांकि दोनों ग्रंथों की सूचियों में राज्यों के नामों में बहुत हल्का सा अंतर है, लेकिन दोनों ही एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्राचीन भारत पूरे 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। हमारी चर्चा का तीसरा भाग है इन 16 महाजनपदों का विस्तार। प्राचीन इतिहास को समझने के लिए उन्हें आज के नक्शे पर देखना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है, 8। पूरे 16 महाजनपदों में से ठीक आधे, यानी 8 महाजनपद अकेले आज के उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर ही स्थित थे। ये साफ दिखाता है कि गंगा यमुना का ये उपजाऊ मैदानी इलाका उस वक्त राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का कितना बड़ा केंद्र रहा होगा। चलिए अब इन राज्यों और उनकी राजधानियों पर एक नजर डालते हैं। पूर्वी और उत्तरी राज्यों की बात करें तो सबसे पूर्व में था अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। इसके ठीक बगल में दक्षिण बिहार का मगध था, जो राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र से शासित होकर सबसे शक्तिशाली बना। मल्ल महाजनपद का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। यहीं कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी से जुड़ा था। वहीं कौशल की कमान राजा प्रसेनजित के हाथों में थी, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। थोड़ा और आगे बढ़ें तो पश्चिमी और दक्षिणी राज्य आते हैं। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वो आज का दिल्ली मेरठ इलाका है। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। जब यहाँ के राजा प्रद्योत बीमार पड़े थे, तब मगध के राजा बिंबिसार ने अपने मशहूर राजवैद्य जीवक को उनका इलाज करने भेजा था। इस एक कदम ने दोनों राज्यों के बीच एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक गठबंधन तैयार कर दिया था। यहाँ एक और विशेष संख्या है जिस पर ध्यान देना चाहिए, 2। 16 में से महज 2 महाजनपद ऐसे थे जो आज के आधुनिक भारत की सीमाओं के पूरी तरह से बाहर थे, कंबोज और गांधार। गांधार तो वही जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। वही तक्षशिला जहां महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। और जब हम भौगोलिक विस्तार की बात कर ही रहे हैं तो अश्मक का जिक्र करना तो बनता है। ये पूरे भारत में दक्षिण दिशा का इकलौता महाजनपद था। आधुनिक महाराष्ट्र और तेलंगाना में गोदावरी नदी के तट पर बसा ये राज्य इस बात का पक्का सबूत है कि उस युग में राजनीतिक विस्तार विंध्य पर्वतमाला को भी पार कर चुका था। अब हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पे, राजतंत्र और गणतंत्र। प्राचीन भारत में सत्ता का ये राजनीतिक विभाजन अपने आप में बहुत अनोखा था। उस समय की राजनीतिक विविधता सच में कमाल की थी। सोचिए, एक ही समय पर शासन करने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके मौजूद थे। एक तरफ राजतंत्र था, जहां सारी सत्ता एक ही राजा के हाथों में केंद्रित होती थी, जैसे कि मगध और कौशल में, और दूसरी तरफ गणतंत्र थे, जहां सत्ता किसी एक के पास नहीं बल्कि एक समूह के पास होती थी,
और फैसले बहुमत के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते थे, जैसे वज्जी और मल्ल महाजनपद। अगर गणतंत्र की बात हो तो वज्जी महाजनपद का नाम तो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इसकी राजधानी वैशाली को दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। 8 जनों का यह संघ, जिसमें लिच्छवी सबसे शक्तिशाली थे, उस वक्त राजनीतिक रूप से बहुत ही एडवांस था। यहीं भगवान महावीर का जन्म हुआ था और प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली भी इसी वैशाली की थीं। हालांकि इस शानदार गणतंत्र को बाद में मगध के राजा अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और अब आखिर में हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, मगध साम्राज्य का उदय। मगध का बाकी सभी राज्यों को पछाड़कर सबसे बड़ा साम्राज्य बनना कोई संयोग नहीं था। इसके पीछे बहुत ही ठोस कारण थे। सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही रणनीतिक थी। ये गंगा और सोन नदियों से सुरक्षित था, जिससे व्यापार एकदम तेजी से बढ़ा। दूसरा, इनके पास लोहे की खदानें थी, जिससे बेहतरीन हथियार और खेती के उपकरण बने। और सबसे बड़ी बात, मगध के पास ऐसे आक्रामक और महत्वाकांक्षी शासक थे जिन्होंने कूटनीति और युद्ध दोनों का भरपूर इस्तेमाल करके अंग और अवंती जैसे अपने बड़े प्रतिद्वंदियों को अपने में मिला लिया। मगध का ये उत्कर्ष हर्यक वंश के शासकों की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। राजा बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों और युद्धों से साम्राज्य की नींव मजबूत की। फिर उनके पुत्र अजातशत्रु ने एक कदम और आगे बढ़कर शक्तिशाली वज्जी संघ को आखिरकार हरा ही दिया। और बाद में राजा उदयन ने राजगृह से राजधानी हटाकर नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र में बसाई। वही पाटलिपुत्र जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, मगध 16 महाजनपदों में सिर्फ एक विजेता भर नहीं था। इसकी इसी बेजोड़ शक्ति ने आगे चलकर उस महान मौर्य साम्राज्य के लिए जमीन तैयार की, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान के नेतृत्व में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक अखंड सूत्र में बांध दिया था। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक सवाल तो जहन में जरूर आता है। जरा सोचिए, ये जानकर कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के छोटे छोटे गांव और कबीले विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों में तब्दील हो गए। आज हम जिन आधुनिक शहरों की नींव पर चलते हैं, उनके ठीक नीचे इतिहास के और कितने ऐसे ही अनसुने रहस्य दबे होंगे। एक ऐसा सवाल जो हमें अपने अतीत को और भी गहराई से जानने के लिए मजबूर कर देता है। इस ऐतिहासिक चर्चा में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।